बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 1 है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे एसिड एंड बेस। एसिड और बेस क्या होते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। चलो मैं और आसान करता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ना वो डिपेंड करती है 5 सेंसेस पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइस। हम आइस को स्टडी करते हैं। आइस से आप क्या कर सकते हो, किसी भी लेट करो कोई टेबल या चेयर पड़ी है, मैं कहता हूँ बताओ ये चेयर, चेयर की आइस दिखने में कैसी है, उसकी लेंथ आ जाएगी, उसकी कलर ब्राउन कलर है, उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर टाइप का, विड्थ उसकी मोटाई कितनी है, ये सारी चीज़ें क्या आप देख सकती हो। ये क्या है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसी चीज़ जिसको आप आइज के जरिए यानी अपने 5 सेंसेस के जरिए फील करते हो वो हमारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो। हैंड, हैंड से क्या कर सकते हो आप, उसको टच कर सकते हो। तो चेयर को अगर टच करो तो क्या फील होता है, ये हार्ड होता है और ड्राई होता है। हार्ड का मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। टोंग, जुबान, जुबान से इसका टेस्ट कैसा है, टेस्टलेस है, ठीक है। लेकिन शुगर का, साल्ट का कोई ना कोई टेस्ट तो होता है, स्मेल नहीं होती। लेकिन ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी स्मेल होती है, फल हो गए, सब्जियां हो गई, परफ्यूम हो गए, उनकी स्मेल होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, एयर, कान, इसकी आवाज़ कैसी है। जब आप इसको थोड़ा सा टच करके ज़ोर से करोगे तो कोई ना कोई आवाज़ पैदा होगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिस तरह हवा की, आपकी कहते हैं म्यूजिकल साउंड बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को जब आप 5 सेंसेस के ज़रिए फील करते हो तो वो हमारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये मैंने इसलिए, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसको मकसद बताने का ये है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने स्टडी करना है एसर और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने केमिकल प्रॉपर्टी को उसको नहीं देखना, हमने किसको देखना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है, ठीक है, एसिड और बेस की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं एसिड हैव। तो आपके माइंड में यही चीज़ होनी चाहिए कि हम इसको 5 सेंसेस के जरिए फील करेंगे। एसिड हैव सोर टेस्ट। सोर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, खट्टा, तुर्श टाइप, जिस तरह होता है ना आपका ये लीमू होता है या आपका ऑरेंज होते हैं, इसका जो टेस्ट होता है ये आपका क्या होता है, सोर टेस्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी अनरिप फ्रूट्स, जितने आपके अनरिप फ्रूट्स हैं, लेमन जूस, ये सारे के सारे क्या हैं आपके एसिड्स होते हैं। जिस तरह ऑरेंज, लेमन, ये सारे दिए हुए हैं, ये आप देख सकती हैं। ये सारे सारे क्या हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं ये, ठीक है। तो इनमें जो टेस्ट, इसमें सब में क्या पाया जा रहा है, एसिड्स पाए जा रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात की। तो ये सिट्रस फ्रूट्स हैं। अच्छा, बेस, बेस के अंदर क्या कहता है, बेस हैव बिटर टेस्ट। बिटर का मतलब, बिटर, बिटर टेस्ट, कड़वा, ये क्या होता है आपका, जितना ये होता है करेला, करेला क्या होता है, कड़वा होता है वो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कड़वाहट होती है जिसके अंदर, तो बिटर टेस्ट होता है। एंड फील स्लिपरी, स्लिपरी का मतलब जिसको टच करने से आपका स्लिप हो। जितने आपके सोप्स हैं, साबुन है, उनमें बेस लाजमी होती है। वो ऑयल या फैट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाने से बनता है। ऑयल और फैट के अंदर क्या होता है, बेस, यानी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब बेस को मिलाने से ही सोप्स बनते हैं। अब देखो यहाँ पे आप फील करो तो आपको दो चीज़ों का बताया उसने। ये तो बताया कि उसका टेस्ट, यानी कि हमारी टांग जुबान इस्तेमाल हो रही है। दूसरे नंबर पे हैंड, फील टू स्लिपरी, यानी कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना हमारी। तो एग्जाम्पल इसकी क्या है, सोप इज स्लिपरी टू टच। सोप को जब टच करते हो वो क्या होता है, और सोप का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। कभी आप फील करो तो वो कड़वा होता है। तो ये अच्छा, दूसरा पॉइंट ज़रा समझने वाला है। हमने लेट को एक बीकर लिया और उसके अंदर क्या डाला, हमने थोड़ा सा एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड। फिर मैंने लिए एक लिटमस पेपर लिया, ये मैंने क्या लिया एक, अब ये लिटमस पेपर होता है ना, ये बिल्कुल आपका पेज की तरह होता है, लेकिन ये इसका केमिकल फार्मूला कुछ और होता है। ये ब्लू कलर का भी होता है और रेड कलर का भी होता है। मैंने कौन सा लिया, ब्लू कलर का। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एसिड के अंदर डालता हूँ।
जैसे मैं इसको एसिड के अंदर डालता हूँ ना, तो जो हिस्सा एसिड में जाता है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो याद रखना, अगर आप किसी भी लिटमस पे ब्लू लिटमस पेपर को किसी चीज में डालो और वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। अच्छा लेट करो, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो बीकर रख दिए, एक के अंदर मैंने एसिड डाल दिया, एक में बेस डाल दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड है कि बेस है? लिटमस पेपर की वजह से आपको लिटमस, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि एसिड है कि बेस है। अब एक के अंदर मैंने क्या कहते हैं, थोड़ा सा किसी पानी के अंदर नींबू डाल के रख दिया, एक के अंदर मैंने कोई साबुन मिला के रख दिया, आपको तो नहीं समझ आएगा साबुन वाला कौन सा है या नींबू वाला कौन सा है। तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे, लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं एक बीकर के अंदर, अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिड है। यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, लिटमस पेपर का मकसद क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड, यानी ये एसिड और बेस के दरमियान में फर्क करता है, इसके जरिए हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो लिटमस पेपर कलर चेंज कौन सा होता है, फ्रॉम ब्लू टू रेड, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। जब भी आपका ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो तो वो हमारा एसिड होगा। अच्छा अब हमने ये देखो ना, ब्लू से रेड हो गया, अब हमने बीकर लिया का दूसरा, उसके अंदर मैंने डाल दी बेस। ठीक है, अब वो बेस डाली मैंने, तो मैंने लिटमस पेपर दोबारा लिया, अब कौन सा लिया लिटमस पेपर मैंने, रेड कलर का लिया। अब उसको जैसे ही मैं डालूंगा उसके अंदर, इसके अंदर बेस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर आपका लिटमस पेपर रेड टू ब्लू हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो लिटमस पेपर लिया रेड कलर का, कलर चेंज हुआ फ्रॉम ब्लू टू बेस, ये हो गया ना ब्लू टू बेस। तो अब अक्सर ना मुझे भी कभी याद नहीं रहता था, मैं अक्सर भूल जाता था कि ब्लू टू रेड एसिड होता है कि रेड टू ब्लू एसिड होता है। तो इसको मैंने ना याद रखने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया। देखो ब्लू किससे शुरू होता है ब्लू किससे शुरू होता है, बी से, और बेस भी किससे शुरू होता है। तो इस तरह याद रखना आसान नहीं हो जाएगा कि ब्लू भी बी से शुरू हो रहा है और बेस भी। अगर आपका जब भी कलर ब्लू में कन्वर्ट हो, ब्लू हो जाए, तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, बेस। और दूसरी चीज़ अंडरस्टूड क्या होगी, रेड जो हो जाएगी वो क्या होगी, एसिड होगी। इस तरह आपको याद रखना इजी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो असल में इसमें यही उसने कहा है कि अगर दो बीकर दिए जाएं और आपको ना पता हो कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है, तो आप किसकी मदद से, लिटमस पेपर की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एसिड है कि बेस है। यहाँ तक समझ आ गई बात की। अच्छा सेकंड पॉइंट देखो, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, कि वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा तो क्या होगा वो, और जब वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा लिटमस पेपर को, तो वो क्या होगा, बेस होगा। क्लियर होगी बात। बाकी हिंट मैंने दिया था, एसिड ब्लू टू रेड होता है और बेस रेड टू ब्लू, यानी बी और बी सेम हो जाएंगे। अच्छा थर्ड पॉइंट, दे आर क्रोसिव इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म। क्रोसिव का मतलब क्या होता है, क्रोसिव का मतलब होता है कि जिसको जंग लग जाता है, जिस तरह लोहा है, तो लोहे को जंग लग जाता है। ये देखो, अगर उस चीज़ के ऊपर एसिड डाल दो तो एसिड क्या करता है, उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी जंग लगा देता है। यानी उसको अगर जंग 2 महीनों बाद लगना हो, तो क्या होगा कि एसिड की मौजूदगी में उसको जो क्रोसिव है या कुरियन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी उसको रस्टिंग और जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि एसिड की मौजूदगी में आपकी कुरियन ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। इस तरह बेस के केस में भी होता है कि जहाँ पे बेस होगा उसकी मौजूदगी में भी क्या होगा, आपकी क्रोसिव होगी। लेकिन एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा दे आर नॉन क्रोसिव, यानी कि ये बेस जो होते हैं ये जंग नहीं लगाते। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में हो, कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, यानी कि लेट करो जिस तरह दूध है, दूध के अंदर पानी ना डाले तो क्या होता है, गाढ़ा होता है, उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड। तो या एक और एग्जांपल, जैसे पानी के अंदर अगर मैं नमक 4-5 चम्मच डाल दूँ, यानी कि एक गिलास के अंदर मैं 50 चम्मच नमक डाल दूँ, तो भी क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि जो जिसके अंदर HCl या एसिड सॉरी बेस ज़्यादा हो, तो उस फॉर्म में उसको जंग
लगा देगा, अदरवाइज बाकी जितने भी बेस हैं वो कोरोसिव नहीं होते, नॉन कोरोसिव होते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अच्छा आप ये बताओ, जो लोहा होता है आयरन, लोहे में से करंट गुजरता है कि नहीं? लोहे में से करंट गुजर जाता है, लकड़ी में से नहीं गुजरता। वजह, तो उसकी वजह ये होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब लेट कर लो, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, एक रॉड नजर आ रहा है, लेट कर लो लोहे का। इस लोहे के रॉड में से ये जो ब्लू कलर के गुजर रहे हैं, ये क्या गुजर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। असल में लोहे के अंदर जो होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस एरिया में से गुजरते हैं, जिसकी वजह से करंट गुजर सकता है। इसको और आसान कर देता हूँ, ये देखो, ये कॉपर की तार नजर आ रही है। इस कॉपर की तार में से ये देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से वो करंट पास करता है, तभी तो बल्ब चलता है। अब जितनी भी हमारी तारें कॉपर की हैं, लकड़ी की नहीं है। लकड़ी तो हम साइडों पर लगा देते हैं, उसमें से करंट ना गुजरे, करंट ना लगे। आ रही बात समझ? तो याद रखना है आपने कि आयरन में से करंट क्यों गुजर, जितनी मेटल्स हैं उसमें से करंट क्यों गुजरता है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैंने? यानी इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा एक और चीज देखते हैं। लेट कर लो कि मैं एक बीकर लेता हूँ, लेट कर लो ये बीकर है, इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी। क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। उसके अंदर मैंने डाल दिया नमक। अगर मैं इस आपका हैंड इसके अंदर डिप करूं तो क्या आपको करंट लगेगा? नमक वाला पानी पीते नहीं आप? तो कभी करंट लगा उसको? नहीं लगे। लेकिन अगर इसमें करंट नहीं लगेगा आपको, लेकिन अगर मैं क्या करूं, इधर भी और इधर भी इलेक्ट्रोड लगा दूं। इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें से, जिस तरह आपका सेल होता है, सेल के अंदर लगे होते हैं इलेक्ट्रोड, वो लगा दूं मैं, जिसमें से करंट गुजर सकता है। और ये मैंने लगा दी तारें, तारों के साथ जोड़ दिया। साथ दरमियान में क्या लगा दी मैंने? बैटरी लगा दी। ये रेड बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन ये मे भी नाइफ में आपने सारा कवर किया हुआ, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी, बैटरी लगा दी। अब जब मैं इसको इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव के साथ जोड़ूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव के साथ जोड़ूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जब नमक डाला था NaCl, तो जब नमक को पानी में डाल दे, सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं। अच्छा अब होता क्या है कि पॉजिटिव आयन किधर जाएंगे? नेगेटिव उधर जाएंगे, क्योंकि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है। और नेगेटिव आयन किधर जाएंगे? ठीक है। अच्छा अब अगर आपका हाथ इसके अंदर डिप करें, जब बिजली की तारें अंदर डाली गई हों, तो क्या करंट लगेगा? अगर आपका हाथ डाले, करंट लगेगा कि नहीं? क्यों लगेगा? क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है? पानी के अंदर नहीं है। पानी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तार के अंदर, वायर के अंदर, लेकिन पानी के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमें तो करंट पहले, तार है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा ये वायर के अंदर होते हैं, ये पानी में नहीं आते, लेकिन फिर भी करंट लग रहा है हमें। सवाल ये किसकी वजह से लग रहा है? हालांकि आपको काफी तक आइडिया हो गया है। असल में यहाँ पे जो करंट होता है, मूवमेंट ऑफ आइंस। आइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं एटम्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आइन होता है, लेकिन वो होता है आपका सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये आइन अलग चीज होती है। तो जब आपके आइंस मूव करते हैं, उसकी वजह से जो करंट लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। क्या लफ्ज बोला मैंने? अब अगर इसके अंदर मैं एसिड डाल दूं, तो एसिड भी ऐसे होता है, HCl, हाइड्रोजन आइन, क्लोराइड आइन। तो एसिड भी आइंस पैदा करते हैं, और एसिड की वजह से भी इसके अंदर से करंट गुजरेगा। एसिड और बेस असल में है ही आइंस। जब आइंस गुजरेंगे तो आयन के गुजरने से क्या होगा? करंट लगेगा। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कहते हैं इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा, यानी पानी वाला जो सोल्यूशन होगा, उसके अंदर फ्री आइंस होंगे तो वो करंट गुजरेगा। इसी तरह बेस के अंदर भी क्या होगा? उसके अंदर भी एक्वा सोल्यूशन के अंदर आइंस होंगे तो इसमें से भी करंट